video with applications of Gauss theorem. In the previous lecture, we have completed its 2 applications. Now remaining its 2 applications we will be doing in this lecture. Let's start our today lecture. You know that your third application is electric field due to positive charge spherical cell. मतलब यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किससे कि यहाँ पे हमको माने कि कोई भी एक स्फेरिकल सेल जो कि अंदर से क्या रहेगा, एम्प्टी रहेगा। कैसा रहेगा, एम्प्टी रहता है। अगर वो चीज एम्प्टी होती है तो उसका नाम यहाँ पे होगा होलो स्फीयर। यू नो दैट अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक प्लास्टिक की बॉल है, तो जो ये प्लास्टिक की बॉल होती है, तो उसको हम इनसाइड से देखें तो इनसाइड से वो एम्प्टी रहता है, इनसाइड से खाली रहता है, ठीक है। और अगर आपके पास यहाँ पे जो ये लिखा है, अगर इसकी जगह लिखा होता सॉलिड स्फीयर, तो मतलब है कि वहां पे जो हम स्फीयर मानेंगे उसके इनसाइड में कुछ ना कुछ मैटर है, ठीक है। बट हमारी जो थर्ड एप्लीकेशन है वो ये करना है कि हमारे पास कोई एक एम्प्टी ये सेल है या स्फीयर है, इससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब इसमें हमको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो स्फीयर के या तो इनसाइड में निकालना है, या इसके सरफेस पे निकालना है, या इससे आउटसाइड में निकालना है, बाहर निकालना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कंसीडर करना है कि हमारे पास कोई एक स्फेरिकल सेल, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। रेडियस इसकी है कैपिटल आर, ठीक है। ये जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, ये कंसीडर ए स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें लिखा हुआ है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट। क्या इन पॉजिटिव चार्जेस को हम इसके इनसाइड में दिखा सकते हैं? अभी मैंने बताया था ये जो सेल मान रखा है वो इनसाइड से एम्प्टी है, खाली है, तो अंदर इसके कोई मैटर नहीं है। अगर इसके इनसाइड में कोई मैटर नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, हम उसके इनसाइड में चार्ज भी नहीं दिखा सकते, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसे दिखा रखा है। तो ये चार्जेस हैं वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, और इसकी रेडियस है आर। दूसरी बात हमने यहाँ पे ये बता रखी है कि अगर ये सरफेस है तो यहाँ पे सिग्मा जो है इसका ये मतलब होता था, क्या होता था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यू नो दैट एक हम लिखते थे लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ। इसका ये मतलब होता था कि कोई भी आपके पास एक ये लेंथ वाइज ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर चार्जेस जो है डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको हम ये लिखते थे किससे, लैम्डा से। और अगर आपके पास कोई एक सरफेस होगा तो उसको हम लिखते हैं सिग्मा से, और इस सिग्मा इक्वल होता है क्यू बाय एरिया, ठीक है। और अगर आपके पास कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है तो उसको हम रो से लिखते हैं, और रो इक्वल होता है चार्ज बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यू नो दैट इसमें हमको ऐसे मानना है कि जो ये सेल है ये 2D में है और एक ये सरफेस, ठीक है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मानना है ये सिग्मा इज इक्वल टू ये चार्ज बाय एरिया होता है, ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसको मान सकते हैं। अब अगर हम इसमें जो हमने यहाँ पे ये सरफेस मान रखा है इसके ऊपर टोटल ये चार्ज लिखें तो ये कितना होगा, देखिए। यू नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय सरफेस एरिया, ठीक है। अब यू नो दैट ये आपके पास एक स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। यू नो दैट तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाय एरिया, क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ से अगर चार्ज की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, क्यू इज इक्वल टू ये इसके इनटू में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब हमने यहाँ से ये बता दिया कि इस सेल के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना है ये, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको यहाँ पे मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सिंपल सी बात यहाँ पे बता रखी है,
जो ये सिग्मा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, और ये इक्वल होता है चार्ज बाय एरिया के। और यू नो दैट अगर हम इसका सरफेस एरिया निकाले तो वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। नाउ यहाँ से हमने निकाली ये चार्ज की वैल्यू, तो क्यू इक्वल हो गया सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यू नो दैट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि अगर यू नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना हो ये बाय द यूजिंग ऑफ गॉस थ्योरम, तो यू नो दैट इसके अराउंड आपको एक गॉसियन सरफेस मानना पड़ता है। तो इसके अराउंड जो गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या रहेगा, ये रहेगा आपके पास एक गॉसियन सरफेस। को फिर से ड्रॉ कर देता हूं, जो कि स्फेरिकल रहेगा इस प्रकार से। ठीक है, अब इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस आपको यहां माननी है स्मॉल आर। ओके, ये इतना आप नोट कर लें, उसके बाद हम इसमें लिखते हैं। तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, चूज ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस। इसकी जो रेडियस है स्मॉल आर, ये ग्रेटर है किससे, इस कैपिटल आर से। ठीक है, अब यहां पे देखिए कि जो हम सरफेस ये मानते हैं उसके ऊपर अगर हम नॉर्मल दिखाएं, तो अगर आपके पास ये स्फेरिकल है तो इसका जो नॉर्मल हम ये मानते हैं वो हमेशा आउटवर्ड ही रहता है। यस सर, अगर कोई भी स्फेरिकल सरफेस है और उसके ऊपर एरिया वेक्टर दिखाया तो वो इसके क्या रहता है, परपेंडिकुलर ही रहता है। ठीक है, अब नाउ इसकी जो ये रेडियस है वो मैंने मार्क किया आर। अब इसके अराउंड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालें किसी भी पोर्शन से, तो वो इसके आउटवर्ड ही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड भी। तो अगर हम यहाँ पे ये देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे यूज करें इसका अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो यू नो दैट क्या आपके पास होता है फॉर्मूला, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर इज इक्वल टू, ये इक्वल होता था चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसमें बताइए कि अगर आपके पास स्फेरिकल सरफेस है तो उसका सरफेस एरिया, मतलब जो ये लिमिट लगानी है वो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, इसका जो सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर वो। तो अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा बाहर, और यू नो दैट 0 to 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आर हम लिखेंगे वो इसके लिए लिखेंगे जो हमें गॉसियन सरफेस मान रखा है, बिकॉज इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो इसीलिए यहाँ पे लिमिट आई 4 पाई आर स्क्वायर। नो दैट ds इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है, अब नाउ इसका अगर हम इंटीग्रेशन ये करें तो क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिख सकते हैं। तो e इनटू में अगर यहाँ पे लिखें तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 0, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। ठीक है, अब अगर हम इसको अपॉन में ले जाए तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्यू तो ऊपर है और ये इसके अपॉन में आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब नाउ क्यू की वैल्यू जो है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन में लिखे थे, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे, तो मैं इतना नोट कर लिया, यहाँ बता रहा हूँ क्या लिखेंगे हम, इसमें लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन अबव इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ पे रखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास हो जाएगा E इज इक्वल टू, वो था आपके पास कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, और ये तो क्या था सिग्मा, और यहाँ पे आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे जो ये कैंसिल आउट होता है उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे, 4 पाई से 4 पाई। ठीक है, इतना ही कैंसिल होता है। तो यू नो दैट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से कितना रहेगा, E इज इक्वल टू ये रहेगा सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर। तो ये जो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है, ये निकाला है आउटसाइड द सेल। तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे, ये क्या है, आउटसाइड द सेल। ठीक है, बिकॉज हमने इसकी रेडियस जो है ये आप माने थे ये स्मॉल आर, तो इससे निकाला, तो इसीलिए यू नो दैट ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है वो आई है आउटसाइड द सेल। दूसरी बात, अब अगर हमको इसके सरफेस पे निकालना हो, यहाँ पे निकालना हो, तो नो दैट कैसे निकाल सकते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड? इतना आप नोट कर लें, उसके बाद मैं बताता हूँ। देख, तो इसमें हमने ये देखा था कि अगर इसके आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो ये इसके इक्वल रहेगा। अब अगर इसके सरफेस पे निकालें तो यू नो दैट क्या होगा, यहाँ पे अगर ये वाला आर इस वाले आर की इक्वल हो जाए तो क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसके ये सरफेस पे आएगा। यस और नो? मतलब अगर इस वाले आर को हम डिक्रीज ये करते हुए यहाँ पे पहुंच जाए तो यू नो दैट ये वाला आर इस वाले आर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। अगर ये यहाँ से इक्वल होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू, देखिए यू नो दैट इसको और इसको हमने इक्वल मान लिया तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे दोनों। तो यहाँ पे आपके पास ओनली रह जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, ओवर द सरफेस ऑफ सेल। सेल के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो जाएगा और ये जो ये वैल्यू है वो क्या होगी, ये मैक्सिमम होगी आपके पास। ये बात और आपको याद रखनी है। अब थर्ड रह गया हमारे पास, थर्ड मैंने बताया था इसके इनसाइड में निकालना है। तो बताओ इसके इनसाइड में क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं? मैंने यहाँ पे बताया था कि ये इनसाइड से एम्प्टी है, इनसाइड से खाली है। तो अगर ये एम्प्टी है तो वहां पे हम कोई चार्ज को तो दिखा नहीं सकते। अगर चार्ज ही नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो मतलब है कि इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ये बात आपको यहां से नोट करनी है। तो इसमें लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस the net charge is 0, then electric field is equal to 0। तो इसके इनसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। तो अब अगर हम यहाँ पे ये देखें तो मैंने यू नो दैट इसके इनसाइड में भी आपको बता दिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसके सरफेस भी बता दिया, इसके सरफेस से दूर भी बता दिया। ठीक है, तो इससे हम एक इसके ग्राफ से दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इन द ग्राफ। यू नो दैट ये तीन चीजें, एक तो आपके पास है ये वाली वैल्यू, एक ये और एक ये। तो अगर इसको हम ग्राफ में दिखाएं तो देखिए कैसे दिखा सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे रोक, लेट्स सी कि आपके पास दो यहाँ पे ये एक्सिस है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके डिस्टेंस मतलब r। ओके, अब देखिए अगर हम इनसाइड में देखें इस वाले r को या इस वाले r को इंक्रीज करें, डिस्टेंस को इंक्रीज कर रहे हैं, तो यू नो दैट जब हम यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रहेगा, 0 रहेगा, बिकॉज हमने लिखा कि इनसाइड में कितना है, 0। तो मतलब अगर हम इस r को थोड़ा बहुत इंक्रीज करें तो यहाँ तक मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो ये कहाँ पे है, इनसाइड में, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 0। अब अगर यू नो दैट यहाँ से यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर आने के बाद मैंने बताया था कि जो सरफेस होगा उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम रहेगा। तो यू नो दैट अगर ये वाला r इस r के इक्वल हो गया यहाँ पे पहुंचने के बाद, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम।
अचानक से ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। अब अगर इस तार को और इंक्रीज कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ पे देखें जो जिसको कि हमने निकाला था आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जब R इंक्रीज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो था एट या ओवर द सेल, ठीक है। और यहाँ पे E कितना है, मैक्सिमम है। और अगर इसको देखें तो ये कहाँ पे है, आउटसाइड में, ठीक है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस R के साथ में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस प्रकार से हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके इनसाइड में निकाल सकते हैं, इसके सरफेस पे निकाल सकते हैं, और इससे इसके बाहर जो भी हमने गॉसियन सरफेस माना था या इससे थोड़े डिस्टेंस पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी थी थर्ड एप्लीकेशन, आप इसे अच्छे से नोट कीजिए। उसके बाद हम फोर्थ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ योर फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर। मतलब यहाँ पे हमको ऐसे मानना है कि हमारे पास कोई सॉलिड स्फीयर है और उससे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, ठीक है। जबकि यू नो दैट हमारा जो थर्ड एप्लीकेशन था उसमें हमने ऐसे देखा था कि जो हमारे पास स्फीयर था वो एम्प्टी था, खाली था अंदर से। बट यहाँ पे क्या मानना है सॉलिड स्फीयर, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है, इस प्रकार से। और इसके अंदर मान लेते हैं मैटर है मतलब वहां पे चार्ज भी होगा। तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए चार्जेस लाइक दैट, दीज आर द चार्जेस। और इसमें पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। अब इसमें देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे बता रखा है कि जो हमने यहाँ पे सॉलिड स्फीयर मान रखा है, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है कैपिटल R। तो इसकी रेडियस हम यहाँ लिख देंगे कैपिटल R इट्स रेडियस, ओके। उसके बाद हमने ये बता रखा है कि इसके इनसाइड में यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, जो कि हमने यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये बता रखा है इट्स वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज रो। मतलब इसमें हम जो वॉल्यूम होता है उसको ये मानकर इसके लिखेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, बिकॉज ये आपके पास एक 3D मटेरियल है। मतलब इसके इनसाइड में मैटर है तो इसलिए उसके अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। तो यू नो दैट रो इज इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल होता है किसके, चार्ज बाय वॉल्यूम के, यही होता है ना, चार्ज बाय वॉल्यूम। अब अगर इसके इनसाइड का यू नो दैट इसके इनसाइड में टोटल हम चार्ज निकालें तो वो हमारे पास कितना होगा, यहाँ पे हम चार्ज को मान लेते हैं क्या होगा, ठीक है। तो यू नो दैट यहाँ पे अगर इसका वॉल्यूम लिखें तो ये फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है ना सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो हम इसको यहाँ पे रख देंगे। नाउ रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q1/4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब ये चार्ज निकालना है तो ये इसके इनटू में आ जाए। नाउ Q1 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4/3 रो पाई आर क्यूब। तो ये यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके कंप्लीट इनसाइड में टोटल चार्ज कितना है, ठीक है। अब ये लोग यहाँ पे जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो इसके इनसाइड में निकालना है, इसके सरफेस पे निकालना है और इससे आउटसाइड में निकालना है। तो हम स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे वो इसके आउटसाइड में निकालेंगे। तो हम इनको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। तो ये मैंने मान लिया क्या है, गॉसियन सरफेस, ठीक है। और इसकी जो रेडियस, इसकी रेडियस हम यहाँ मान लेते हैं, इसकी रेडियस है R1। क्या है इसकी रेडियस, R1 गॉसियन सरफेस की। तो यू नो दैट इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल जो है वो कहाँ पे होंगे, दोनों ही आउटसाइड में रहेंगे, चाहे आप नॉर्मल लिखा हो या इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा हो। तो हम यहाँ लिखेंगे चूज ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R1, ठीक है। और जो
R1 है ये इस वाले R से क्या है ग्रेटर रहेगा, ठीक है। और ये क्या है आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया जो R1 हमने ये दिखा रखा है ये इसकी रेडियस है और इसको हम एक गॉसियन सरफेस मानते हैं, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इतने बार नोट कर लिया उसके बाद हम लिखेंगे। तो नो दैट इसमें लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। क्या होता है इसके अंदर, यू नो दैट गॉस थ्योरम आपके पास होता है E डॉट ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन, ठीक है। अब यू नो दैट यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इसके आउटसाइड में निकाल रहे हैं तो इसको मान लेते हैं E1 और चार्ज को मान लेते हैं Q1, ठीक है। अब देखिए इसको यू नो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं E1 को, और ds मतलब आपके पास जो हमने यहाँ पे स्फीयर मान रखे इसका सरफेस एरिया कितना होगा, यू नो दैट 4 पाई r स्क्वायर इसका हो जाएगा सरफेस एरिया। तो यू नो दैट इसका जब हम इंटीग्रेशन करें तो यहाँ पे ये लिमिट लगा दें 0 से 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई r स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यू नो दैट यहाँ पे जो हमने r1 मान रखा है इसका स्क्वायर होगा, r1 स्क्वायर इज इक्वल टू q बाय क्या हो जाएगा एप्सिलॉन। अब नाउ यहाँ पे अगर हम इसको इंटीग्रेट करें और Q1 की वैल्यू रखें तो क्या आएगा, ये तो है E1 और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो S हो जाएगा, उसको हम जरा पॉइंट भेज देते हैं। सो E1 इज इक्वल टू Q1 की यहाँ रख देते हैं वैल्यू 4 बाय 3 रो पाई r क्यूब डिवाइड में क्या आ जाएगा ये 4 पाई r1 स्क्वायर और एप्सिलॉन एच। अब जो यहाँ से कैंसिल आउट होता है उसको नहीं कैंसिल आउट कर देते हैं, लगेगा 4 से 4 पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या रहेगा यहाँ पे रहेगा आपके पास r क्यूब एंड रो डिवाइड बाय एप्सिलॉन एंड r1 स्क्वायर। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो जाएगा क्या r क्यूब रो एप्सिलॉन एंड r1 स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर। यहाँ पे हम लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, ठीक है। ये आपके पास ये वैल्यू हो जाएगी E1 की, इसे आपको याद रखनी है, इसी बार मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, इसका आगे यूज होगा E1 इज इक्वल टू r क्यूब रो एप्सिलॉन r1 स्क्वायर। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इसके सरफेस पे। तो यू नो दैट हमने लास्ट टॉपिक में भी किया था, क्या इस वाले डिस्टेंस को अगर हम इस r के इक्वली मान लें तो इसके सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। मतलब यहाँ पे होगा r1 इज इक्वल टू दिस कैपिटल R, ठीक है। इतना नोट कर ले फिर हम करते हैं। तो ये वाला जो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड में था, ठीक है। कहाँ था ये आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे इफ r1 is equal to r, then electric field over the solid sphere is, इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना हो जाएगा, यू नो दैट ये r1 इस वाले r के इक्वल हो जाएगा, तो इसके स्क्वायर से ये वाला जो क्यूब लिखा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास रह जाएगा E इज इक्वल टू ऊपर रह जाएगा r रो और जो नीचे लिखा वो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया
कहाँ पे, ओवर द सॉलिड स्फीयर। तो इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, E इज इक्वल टू आर रो एप्सिलॉन। कहाँ पे है ये, ओवर द सरफेस। ठीक है। अब इसके बाद हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है इसके इनसाइड में। इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक अनदर गॉसियन सरफेस जो है उसको कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपके पास एक अनदर गॉसियन सरफेस हो जाएगा। अब इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या रहेगी, R2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूज ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस है इसकी क्या, R2। ठीक है। और जो ये R2 रहेगा, ये इस वाले R से छोटा रहेगा, मतलब स्मॉलर देन दिस। ठीक है। और ये कहाँ है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। अब नाउ अगर इसके इनसाइड में हम चार्ज निकालें तो चार्ज कितना होगा, यू नो दैट, इसको हम यहाँ लिख देते हैं किससे, Q2 से। ओके, फॉर्मूला इसका यू नो दैट अभी हमने लिखा था, रो इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज बाय वॉल्यूम। तो अगर चार्ज लिखे तो वॉल्यूम इसके इनटू में आ जाएगा। नाउ इट इज इक्वल टू 4/3 पाई, उसके बाद होता है आपके पास आर क्यूब। अब यहाँ पे आर जो मान रखा है वो R2 मान रखा था, यहाँ पे क्या है, R2 क्यूब। ठीक है। और साथ में आ जाएगा इसकी रो, जो कि इसकी डेंसिटी। ओके, ये हो गया Q2। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या है, E डॉट ds इज इक्वल टू, यहाँ पे मान लेते हैं Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं E2। ये निकाल रहे हैं हम इसके इनसाइड में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लिया E2 और चार्ज को मान लिया Q2। ओके। अब नाउ अगर इसको आगे हम सोल्व करें तो देखो क्या आएगा। यहाँ से आपके पास आ जाएगा, अगर हम E2 को बाहर निकाले तो E2 का आ गया बाहर आपके पास, और यहाँ पे रहेगा ds। ठीक है। और यू नो दैट इसका हमको जो इंटीग्रेशन करना है उसके लिए जो लिमिट लेंगे वो क्या होगा, 0 से 4 पाई R2 स्क्वायर, ये होगा ना, 4 पाई R2 स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू Q2 बाय एप्सिलॉन। नाउ अगर इसको हम सोल्व करें और इसकी यहाँ पे ये वैल्यू रख दें Q2 की, तो क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से आ जाएगा, Q2 की रखी यहाँ पे वैल्यू, फर्स्ट ऑफ ऑल 4/3 पाई R2 क्यूब, और आगे क्या है, रो। ठीक है। इसके बाद डिवाइड बाय ये रखेंगे 4 पाई R2 स्क्वायर, और यू नो दैट इनटू में क्या है इसके एप्सिलॉन। अब यहां से जो ये कैंसिल आउट होता है उसे हम कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखिए यू नो दैट यहां से इसके स्क्वायर से ये क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके। और ऊपर ओनली रह जाएगा आपके पास R2, 4 से 4, पाई से पाई। तो जो रह गया वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इनसाइड द सॉलिड स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, E2 इज इक्वल टू, यहां तो रह जाएगा आपके पास R2 और रो। ठीक है। डिवाइड बाय 3, और R2 यहां से कैंसिल आउट हो गया था, एप्सिलॉन हो गया। ये क्या है, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सॉलिड स्फीयर इसके इक्वल आ गया। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला इसके बाहर आउटसाइड में, इसके सरफेस पे, देन इसके इनसाइड में, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है। तो अगर हम
इनको कंपेयर करें, इसके रिलेशंस को यहाँ पे देखें, नो दैट अगर हम ऐसे इंक्रीज ये कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस आर के साथ में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस साइड में। ग्राफ में अगर इसको हम शो करें तो देखो कैसे दिखा सकते हो आप इसे। यहाँ पे हम एक्सिस मान लेते हैं, तो इधर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड शो करना है और इस साइड में आर डिस्टेंस शो करना है, ठीक है। अब देखिए इन साइड में देखते हैं, स्टार्टिंग में जब हम इस आर को इंक्रीज कर रहे हैं तो R2 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या दिखा रखा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो मतलब अगर E या R इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज होगा, तो हम यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐसे शो कर देंगे, ठीक है। ये हमने दिखाया, ये है इनसाइड में। अब देखिए ये जैसे ही हम यहाँ से यहाँ पे पहुंच गए, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, तो यहाँ पे यू नो दैट सरफेस पे दिखा रहा था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, ठीक है, ये इसके साथ मैक्सिमम। बट अगर आउटसाइड में देखें तो इस R2 के जो R1 दिखा रहे थे, इसके साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखा रहे थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब इस के सरफेस से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा, मतलब यहाँ पे तो हो गया मैक्सिमम, ठीक है, और ये कहाँ पे था, एट डिस्टेंस ऑफ कैपिटल R या ओवर द सरफेस। बट जब इससे हम आगे कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है। तो इतना तो था कहाँ पे, इनसाइड में, और ये वाला कंडीशन था ओवर द सरफेस, और ये है आउटसाइड द सरफेस, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये भी टॉपिक कंप्लीट करना है। तो हमने यहाँ पे देखा एप्लीकेशन नंबर 3 एंड एप्लीकेशन नंबर 4, तो आप इसे अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से कीजिए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ये चैप्टर होगा उसे स्टार्ट करेंगे। ओके, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में अच्छे से आ गया होगा। ओके, थैंक यू।